आज से करीब 2000 साल पहले भारत में एक ऐसे राजनीतिक विचारक ने जन्म लिया था जिसने राजनीति के ऊपर, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर इतनी जबरदस्त बातें कही और लिखी थी जिससे कि आज भी हम उससे शिक्षा लेते हैं, उससे जो है बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आज हम इस विचारक को पढ़ेंगे जिनका जो है इतनी पुरानी लिखी हुई बातें। ठीक है, भारत का जो साम्राज्य है, भारत जो एक राज्य जब एक स्टेट के तौर पे देखते हैं तो ये माना जाता है कि ऐसे एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक हॉलिस्टिक तरीके से चीज़ों को जो है क्या किया था, मेंशन किया था, भारत के बारे में लिखा था। और यहाँ पर जो भी राजनीतिक, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, एथिक्स, मोरालिटी एटसेट्रा जितनी भी चीज़ें थी, इन्होंने सबको एक जो है वो बुक में समावेश किया था। वो बुक थी कौन सी? अर्थशास्त्र। तो ये जो है हमारे आज के भारतीय राजनीतिक विचारक है, कौन से? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य को जो है फेमसली आप कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे चाणक्य, ठीक है, एक बहुत ही फेमस नाम है, और विष्णुगुप्त। चाणक्य की अगर आप बात करेंगे तो अब देखिए डिफरेंट नेम इसलिए है क्योंकि कई सारे जगहों पर इनका जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है इनके जो है बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो जो वेस्ट की बुक्स हैं, जैसे जब सिकंदर महान आए थे, ठीक है, तो उस समय जो है इन्होंने चाणक्य वगैरह को मेंशन किया था। तो चाणक्य क्या थे? बेसिकली ये एक पंडित थे जिनको क्या है, धनानंदा, ठीक है, जो कि नंद वंश के थे, नंद साम्राज्य के थे। इन्होंने जो है इनको बेइज्जत किया था, इनको बाहर कर दिया था। तो इन्होंने जो है चैलेंज किया था और बाद में जो है इन्होंने किसको खड़ा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये इन्होंने जो है इनको जो है भारत का शासक या आप उस समय का जो भी राज्य था, मगध साम्राज्य था, ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मौर्यन एम्पायर जो है वो बनाया था। तो जिस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था उनके पीछे कौन थे? ये थे हमारे चाणक्य। ठीक है, तो इन्हीं के साम्राज्य में इन्होंने लिखा था और यहीं पे इन्होंने अपनी फेमस कृति, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, वो भी लिखी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे चाणक्य। एक और नाम है इनका विष्णुगुप्त। इनका जन्म जो है करीब 350 बीसी में हुआ है। ठीक है, तो इनकी फेमस बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अर्थशास्त्र की अगर आप बात करें तो अर्थ का मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल गेन। ठीक है, ठीक है, आपने सुना होगा अर्थ वगैरह यूज करते हैं नॉर्मली, तो वो जो है मटेरियल एटसेट्रा से रिलेटेड था। अब इसको जो है हम इनको जो है नीति शास्त्र की कैटेगरी में रखा जाता है, नीति शास्त्र, जिसमें आप नीति, पॉलिसीज, सरकार की, गवर्नमेंट एटसेट्रा, इनकी जो भी चीजें हैं इनको जो अध्ययन करते हैं नीति शास्त्र में, तो नीति शास्त्र कहा जाता है। साथ ही साथ इसको दंडा शास्त्र भी बोला जाता है। ठीक है, कैटेगोरिकली हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, नीति शास्त्र और दंडशास्त्र। दंडशास्त्र क्योंकि अब इसमें देखिए इन्होंने पनिशमेंट वगैरह की भी बात की, तो काफी डिटेल में ये लिखी गई है। आप इसको सिर्फ एक बुक देखते हैं पर इसमें ये सिर्फ बुक ही नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और वो जो है काफी डिटेल में मेंशन है। अगर मैं बात करूं तो 1904 में जो है इसको जो है सबसे पहली बार इसको ढूंढा गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र को 1904 में इसको ये ईयर आप याद कर सकते हैं, कभी कभार पूछा जाता है। 1904 में इसको फाउंड आउट किया गया था और फाइंड करने के बाद ठीक 5 साल बाद 1909 में जैकोबी ने इसको जो है क्या किया था, जर्मन में सबसे पहले ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो ये जो है एक टाइमलाइन है जिसमें जो है उसके बाद ये जो है प्रोमिनेंस में आया। 1904 में क्या था, ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे यहाँ, तो फिर जो है आप देखेंगे कि इसको जो है इसकी जो है पूरी एक जो है कहानी जो है वो बाहर आती है कि किस तरीके से मौर्यन साम्राज्य यहाँ पर काम कर रहा था, किस तरीके से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत काम किया था, क्या क्या उसमें हो रही थी, और ये सारी चीजें अर्थशास्त्र से पता चलता है, जिनके लेखक कौन है, कौटिल्य है। ठीक है, अगर आप इस बुक को देखेंगे तो आपको इसमें दिखेंगे 15 बुक्स। ठीक है, देखिए हमने एक बुक सिर्फ बोला अर्थशास्त्र, बट सिर्फ ये एक बुक नहीं, इसमें 15 बुक्स है, 150 चैप्टर है और 180 टॉपिक्स पे इन्होंने जो डिस्कस किया है। तो अगर आप सेग्रीगेट करेंगे इनको तो 1 से 5 का जो बुक है वो इंटरनल मैटर ऑफ स्टेट डिस्कस करता है, मतलब जो देश के आंतरिक मुद्दे हैं। ठीक है, जो उस समय का मौर्यन साम्राज्य था, ठीक है, उसका जो है आंतरिक मुद्दे जो है वो डिस्कस करता था। 6 से 13 जो है वो एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब जो बाहरी मुद्दे, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन रिलेशंस, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह वो डिस्कस करते थे, और 14 और 15 जो है वो दूसरे मैटर्स के लिए रखे गए थे। तो ये जो है सेग्रीगेशन किया गया है, ये कई बार पूछा गया है, तो आपको सिंपली ऐसे याद कर लेना है, 15 बुक्स, 150 चैप्टर और 180 टॉपिक्स। ठीक है, अब जो है हम नेचर ऑफ द स्टेट की बात करते हैं। चाणक्य का नेचर ऑफ द स्टेट क्या था? बेसिकली आप देखेंगे तो जैसे हम यहाँ पर चाणक्य और कौटिल्य को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम इंटरचेंजेबली ये नाम यूज करते रहेंगे, कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है,
आप जब देखेंगे थोड़ा सा तो ये हमने 350 BC में इनका जो जन्म किया, से 2000 साल पहले ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेम चीजें जब आप वेस्ट में देखेंगे, जब इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे, अभी तो हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़े, जब आप वेस्ट के थिंकर्स को पढ़ेंगे ना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, तो आप देखेंगे कि वहां पर इस तरह के भी विचारक रहे हैं, जैसे सोक्रेट्स थे, अरस्तु, ठीक है, एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह थे, ठीक है। फिर बाद में मैकियावेली आते हैं। तो ये जो आप देखेंगे कि इन्होंने भी जो है ना नेचर ऑफ दिस स्टेट, कि राज्य का जो है प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इनके बारे में लिखते हैं। कौटिल्य भी लिखते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि वो जो है वेस्ट को जैसे डिनोट करते हैं, वेस्ट के बारे में से इतना लिखते हैं। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में भी जो है इनका जो वही सेम वैल्यू है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कैसे इनके अप्रोच को हम मैकियावेली के रियलिस्ट अप्रोच से भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि राज्य जो है ना मानव समाज के लिए इसेंशियल है। इसेंशियल क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे कि जैसे सिविलाइजेशन का उद्भव होता है, ठीक है, आइस एज खत्म होने के बाद हम जो है होमोसेपियंस जब आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि हम पहले क्या एक ट्राइब की तरह रह रहे थे। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट किया, तो हमने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। तो अब जैसे आप देखेंगे कि हमने जैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, तो हमको जो है क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, भोजन चाहिए, हर चीज चाहिए। ये सब मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए एक राज्य, ठीक है, या फिर आप कहें हमको चाहिए एक स्टेट, क्योंकि बिना स्टेट की ये चीजें आप मेंटेन नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति खुद के लिए फाइट नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब फाइट करने का मतलब है कि हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि इसलिए राज्य का होना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगा इसके बिना। स्टेट जो है एक प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, मत्स्य न्याय, ठीक है, एनार्किज्म आ जाएगा। एनार्किज्म मतलब अराजकता। अराजकता का क्या मतलब है, यहाँ पर स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, स्टेट की कोई जो है वहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मत्स्य न्याय क्या था, मत्स्य न्याय बेसिकली क्या था, आप देखते हैं इसको, मत्स्य न्याय मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। देखिए, आप जब पानी देखेंगे ना, एक्वेटिक लाइफ क्या है, एक्वेटिक लाइफ में देखेंगे कि छोटी मछली जो है वो बड़ी मछली का भोजन है, ये बड़ी मछली इससे भी बड़ी मछली होगी, फिर एक और, मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। जो छोटा होगा उसको उससे बड़ा जीव खाएगा, तो ये जो है चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये कौटिल्य कहते हैं कि मत्स्य न्याय हो जाएगा, लॉ ऑफ द फिश हो जाएगा, जहां पर क्या है हर छोटी मछली को बड़ा खाता जाएगा, ठीक है। ये सेम आप जो है क्या देखते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर की जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बाद में जो है उसको जो है बायोलॉजी में लिया गया था, ठीक है। वहां भी देखेंगे जंगल का भी कानून है कि जो सबसे ताकतवर है वही जीवित रहेगा और वही दूसरों पर रूल करेगा। तो ये मत्स्य न्याय वो बोलते हैं आ जाएगा, इसलिए स्टेट का होना जरूरी है। और स्टेट क्या है, हर छोटे से छोटे और हर बड़े से बड़े व्यक्ति को एक सिस्टम में रखेगा और जो है वो तरीके से उसको रखेगा, डिसिप्लिन में रखेगा, ताकि सभी व्यक्ति का विकास हो सके, सभी व्यक्ति का ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। इसलिए स्टेट जो है इन्होंने बोला कि होना जरूरी है। अगर स्टेट नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे, मत्स्य न्याय में चले जाएंगे, लॉ ऑफ द फिश हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर जो है हम इनकी देखते हैं सप्तंगा थ्योरी आती है, और द मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ कौटिल्य। सप्तंगा थ्योरी क्या कहती है, आपको याद रखना है, सप्तंगा का मतलब होता है 7 लिम्स, लिम्स मतलब अंग, ठीक है, 7 अंग, राज्य के 7 अंग। सप्तंगा थ्योरी में आप देखिए सबसे पहले जो है इन्होंने बात की है किंग। किंग जो है कि ये क्या है, ये एक सेंट्रल फिगर है, सेंट्रल फिगर, ठीक है। इनके पूरे बुक में आप देखेंगे कि किंग को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए इनकी जो थ्योरी कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज्ड है। इसलिए क्योंकि किंग देखिए यहाँ पर जब 7 इन्होंने सप्तंगा 7 अंगों की बात की है, तो किंग जो है, किंग को इन्होंने सबसे पावरफुल रखा, इसलिए रखा क्योंकि कहते हैं किंग अगर पावरफुल नहीं होगा तो वो जो 6 बाकी के भी अंग हैं वो उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, तो राज्य में अशांति स्थापित हो जाएगी। तो किंग को जो है वो मोस्ट पावरफुल होना चाहिए, इसलिए किंग जो है वो सेंट्रल होना चाहिए, और किंग जो है बाकी सभी चीजों पर क्या होना चाहिए, डोमिनेट होनी चाहिए। मतलब किंग जो है सभी की बातें सुने, सभी की बातें सुने, लेकिन किंग जो है किंग की बात कोई नहीं टाल सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इन्होंने अमात्या और मिनिस्टर्स को रखा है। मिनिस्टर को भी इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। हम यहाँ एक बेसिक सा जो है एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या इनके थ्योरीज हैं, ठीक है। तो अब यहाँ भी वो कहते हैं कि मिनिस्टर्स जो है वो कैसे होने चाहिए, मिनिस्टर्स ऐसे होने चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिन पे किंग जो है वो भरोसा कर सके। और ऑब्वियसली वो किंग के नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिस्टर्स जो है वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए किंग के, ताकि ऐसा समय नहीं आए कि वो दूसरे मिनिस्टर्स को या दूसरे किसी अंग को भड़का के क्या करे, पलटवार कर दे या फिर तख्ता पलट कर दे। तो इसीलिए दूसरे नंबर पे आते हैं मिनिस्टर, जिसको इन्होंने बोला था अमात्या, ठीक है। तीसरे नंबर पर है दुर्ग और फोर्ट। फोर्ट आप इसको किला कह सकते हैं, आप राजधानी कह सकते हैं। इस पे भी इन्होंने जो है इनकी भी 3-4 कैटेगरी दी थी, जैसे क्या ये हिल्स पे हो सकता है, ठीक है, वाटर में हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, ठीक है, मरुस्थल, फॉरेस्ट,
ठीक है। तो दुर्ग और फोर्ट की यहाँ पे जो है इन्होंने बात की थी। उसके बाद जो है चौथा जो है वो क्या है, जनपद, टेरिटरी। जनपद और टेरिटरी का मतलब है जो एरिया, जिस एरिया में आप रहते हैं। जैसे उस समय का मौर्यन साम्राज्य था, मगध का एम्पायर था, वो कहाँ से कहाँ फैला था, सिंधु से लेके कहाँ तक था, ठीक है। तो ये जो एक एरिया, जैसे आज आप भारत का एक एरिया देखेंगे, वो टेरिटरी, जहाँ पर आपके लोग, आपके जन मतलब व्यक्ति, ठीक है, जो लोग जो रह रहे हैं लोग, तो वो जो है वो टेरिटरी आपका डिफाइन करेगा। वो चौथा है। और पांचवा है बल। बला मतलब मिलिट्री, ठीक है, आपका सैन्य शक्ति, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सैन्य शक्ति के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था। क्योंकि आप देखेंगे कि हमने कहा कि एक तो सेंट्रलाइज था और रियलिस्ट थे, यथार्थवादी थे। तो ये बोलते थे कि मिलिट्री होना भी जरूरी है ताकि आपके दुश्मन आपसे डर के रहें और आपके जो है मित्र वो आपसे और अधिक मित्रता रहे, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि आपके पास एक बहुत ही पावरफुल सैन्य शक्ति है, मिलिट्री है। तो यहाँ पर इन्होंने मिलिट्री पे फोकस किया। उसके बाद कोष। कोष मीन्स ट्रेजरी। ट्रेजरी वो वैसी जगह जहाँ पर आप धन का संचय करते हैं, धन रखते हैं। वो एक राजा के पास कोष भी होना जरूरी है, क्योंकि कोष नहीं होगा तो आप जो है सही तरीके से सुचारू रूप से चला नहीं पाएंगे। जैसे आज आप ट्रेजरी देखें या कोष देखें तो आप नोट है, सिक्के हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको कोष और ट्रेजरी के रूप में काम कर रहे हैं, इस तरीके से चलेगा। एंड 7 मित्र, एलाई, ठीक है, वो होना बहुत जरूरी है आपके पास। आपके कुछ जो है अच्छे आपके मित्र होने चाहिए जो कि आपको ऐसे समय में क्या आपको मदद कर सके। अगर वार की सिचुएशन होती है तो अपने सेना भेज सके, वो जो है खाना पानी भेज सके, मतलब जिस भी तरीके से हो आपके पास मित्र भी होने चाहिए। तो ये जो है 7 एलिमेंट्स थे इनके सप्तंगा थ्योरी के। मैं एक बार रिवाइज करूंगा। किंग, स्वामी, मिनिस्टर, अमात्या, दुर्ग, फोर्ट, जनपद, टेरिटरी, बल, मिलिट्री, कोष, ट्रेजरी एंड मित्र, एलाई, ठीक है। ये नेचर ऑफ द स्टेट था। अब आते हैं कि किंग के ऊपर क्या कहा है इन्होंने कहा द किंग इज द सेंट्रल फिगर इन कौटिल्यास पॉलिटिकल थ्योरी। हमने कहा कि देखिए जो इनकी थ्योरी है ना, किंग को हमने सेंट्रल रखा है। क्यों रखा? कौटिल्य ने इसलिए सेंट्रल रखा क्योंकि हमने कहा कि किंग को इन्होंने मोस्ट पावरफुल बताया है और उन्होंने बताया कि बाकी के सारे ऑर्गन्स पे, बाकी के सारे लिम्स पे जो है किंग को क्या है, डोमिनेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए किंग जो है सेंट्रल फिगर है। अब ये कहते हैं कि वो सिर्फ शासक ही नहीं, ठीक है, रक्षक की तरह काम करेंगे, धर्म, ठीक है, और लोगों की रक्षा करेंगे। गार्डियन ऑफ द धर्मा एंड द प्रोटेक्टर ऑफ हिज पीपल, ठीक है, अपने लोगों की रक्षा करेंगे। किस चीजों से? बाह्य शक्ति से, इंटरनल मैटर से, और धर्म की भी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो एक शासक ही नहीं, उसका काम सिर्फ लोगों के ऊपर शासन करना नहीं है, उसको जो है प्रोटेक्टर की तरीके से भी काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने किंग को बोला कि वो जो है अनुशासित होना चाहिए, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होना चाहिए एंड लोगों के कल्याण के प्रति डिवोटेड होना चाहिए। सिर्फ अपने ही मौज मस्ती में रहें, ठीक है, वैसा नहीं किंग होना चाहिए, ठीक है, कि भाई हम जो है सिर्फ अपने देख रहे हैं, हम अपना राज प्रजा ही देख रहे हैं, मतलब सिर्फ अपना राजकाज का काम देख रहे हैं, प्रजा से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए किंग को अनुशासित होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान इसलिए होना चाहिए ताकि वो, अगर वो खुद बुद्धिमान है तभी वो बुद्धिमान लोगों की जो है वो हेल्प ले पाएगा, उसको अप्रिशिएट कर पाएगा और उसको अपने राज व्यवस्था में उसको जगह दे पाएगा, ठीक है। तो और लोगों के प्रति डिवोटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है, ठीक है। अगर लोगों का कल्याण नहीं करोगे तो लोग जो है आपसे विमुख हो जाएंगे, ठीक है। लोगों को आपका रूल, आपका शासन प्रशासन पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है वेलफेयर ऑफ द स्टेट होना चाहिए। और वहीं पर अगर कोई किंग नेग्लिजेंट है, भ्रष्टाचारी है, तो वो जो है पूरे किंगडम को तबाह कर देगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर एक बुद्धिजीवी किंग है, बुद्धिजीवी रूलर है, तो वो क्या है, प्रोस्पेरिटी लाएगा समाज में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये चीजें बड़ी क्लियरली इन्होंने यहाँ पर क्या है डिफाइन की है। बड़ा फेमस इनका कोट है, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है, ठीक है। पॉलिटिकल मोरालिटी एंड रियलिज्म देखते हैं, ठीक है। राजनीतिक मोरालिटी मतलब जो है नैतिकता, और रियलिज्म हो गया यथार्थवाद, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप जो है, इनको हमने कहा था इससे पहले भी, इनको मैकियावेली से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि मैकियावेली क्या थे, वो भी एक रियलिस्ट थे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। एक तो होता है आइडियलिस्ट और एक होता है ओरियलिस्ट, ठीक है। आइडियलिस्ट और रियलिस्ट बेसिकली क्या होता है? आइडियलिस्ट का मतलब होता है जब आप आदर्श वाली चीजें कहते हैं, ठीक है। और रियलिस्ट क्या होता है, ये प्रैक्टिकल और वास्तविक सिचुएशन को, ठीक है, वास्तविकता को जो है वो क्या करते हैं, वास्तविकता को एक्सेप्ट करते हैं। तो आइडियलिस्ट, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम जो है राम राज्य लाएंगे,
राम राज्य, राम राज्य की कल्पना करना, ये क्या, ये आइडियलिस्ट है। राम राज्य का क्या मतलब है? राम राज्य का मतलब है कि एक ऐसा राज्य जहाँ पर राम जैसे शासक होंगे या राम रूल कर रहे थे। वहां पर ऐसा कहते हैं कि लोग जो है, लोगों को इतना भरोसा था एक दूसरे पे कि लोग के घर के दरवाजे तक नहीं लगे होते थे, कुंडियां नहीं लग, कोई लॉक करके नहीं जाता था, सबके घर जो ऐसे खुले रहते थे, कोई चोरी चकारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो राम राज्य था, वो एक आदर्श सिचुएशन थी, वो आइडियलिस्ट स्टेट है। तो क्या ऐसा आज के संभव है? नहीं संभव है। यहाँ पर यहीं पर जो है हमारे कौटिल्य कहते हैं कि नहीं, हमको रियलिस्ट होना पड़ेगा, हम यथार्थ में बिलीव करेंगे, वास्तविकता को एक्सेप्ट करेंगे। और इसीलिए ये सेम जो है, जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैकियावेली भी जो है यही बात कहते हैं। इसीलिए कौटिल्य को जो है कंपेयर करते हैं हम मैकियावेली के साथ, क्योंकि दोनों ने क्या है, पॉलिटिकल मोरालिटी के तो बारे में बात किया, पर साथ ही साथ वो यथार्थ में बिलीव करते हैं। हम करंट की सिचुएशन देखेंगे, हम वास्तविकता को समझेंगे और फिर उससे आगाह होके हम जो है क्या करेंगे, सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे नेहरू देखेंगे आप, आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1947 से 1964 तक, नेहरू के डेथ के समय तक भारत जो है, आप देखेंगे भारत की पॉलिसी जो है ना, वो आइडियलिस्टिक रही थी। ठीक है, हम जो है, हम ये मान के चलते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन देखिए क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। 1962 के वॉर में जब हमारा आदर्श जो है हमारा टूट के रह गया, ठीक है, नेहरू जी का आदर्श बिखर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आप देखिए इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रेशन होता है, वॉर हो जाती है, वहाँ पर सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। तो हमारा आदर्श धड़े के धड़े रह गए। फिर जब इंदिरा आती है तो उन्होंने रियलिस्ट अप्रोच लिया, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है सब पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी चाइनीज पे भरोसा नहीं करेंगे, चाइना पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है, बैक स्टैप करता है, ठीक है, पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। तो अब देखिए ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही हो कि क्या अप्रोच में डिफरेंस होता है। जब आप आइडियलिस्ट होंगे तो गांधी जैसे थे, नेहरू थे, ये क्या है, आदर्शवादी सोच के थे। पर वहीं पर रियलिस्ट जो है वो क्या है, वास्तविकता को समझते हैं, वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और उस हिसाब से अपने पॉलिसीज को बनाते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य क्या थे, यथार्थवादी थे, रियलिस्ट थे। वो आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट मोरालिटी इन द आइडियल सेंस बट अबाउट प्रैक्टिकल मेजर्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड पावर। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आदर्शवादी सोच से नहीं होती है। ठीक है, मतलब राजनीति ये नहीं है कि आप नैतिकता की बात कर रहे हैं एक आदर्शवादी सेंस में। ठीक है, वो ये है कि कैसे आप प्रैक्टिकल मेजर लेते हैं ताकि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके और पावर को इंटैक्ट रखें। ठीक है, ये राजा जो है वो पावर को इंटैक्ट रखे और वो जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने साम्राज्य में कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है उनका पॉलिटिकल मोरालिटी। ठीक है, इसीलिए इनको जो है रियलिस्ट बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनकी जो है सोच कहाँ से, मैकियावेली से मिलती जुलती है। ऑल्दो मैकियावेली इनके बाद आए हैं। धर्म और अर्थ के बीच कैसे आप बैलेंस करेंगे। धर्म मीन्स राइचियसनेस, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, धर्म का मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, धर्म का मतलब है प्रकृति। जैसे राजा का धर्म क्या है? ठीक है, राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। आपका धर्म क्या है? ठीक है, और वहीं पे सेम चीज जो है जो अर्थ के साथ है, आप कैसे, क्या सही है क्या गलत है, और उसको वेल्थ और पावर के साथ क्या करेंगे, आप बैलेंस करेंगे। ये इनकी है पॉलिटिकल रियलिटी। और वहीं पर इन्होंने कहा कि जासूसी है, एस्पियोनेज है, अलायंस, जब आप संधि क्रिएट करते हैं, डिसेप्शन, छल कपट एंड इवन वॉर। ठीक है, युद्ध भी एक्सेप्टेबल है। ये चारों चीजें इन्होंने बोला कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो क्या है, राज्य के हित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए उसमें, तभी ये संभव है। मतलब आप तख्ता पलट करने के लिए ये चीजें नहीं कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसी मुल्क को हराने के लिए, आप अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो स्टेट इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब इनकी मंडला थ्योरी देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्रीब्यूशन है मंडला थ्योरी इनकी। ठीक है, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज थे जो हमने देखा, एक तो सप्तंगा थी, एक तो मंडला है। ठीक है, तो हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मंडला थ्योरी को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया है। ठीक है, वहां पर मैं अगले स्लाइड में वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। वहां पर जैसे बताते हैं कि आपका पड़ोसी जो है वो आपका दुश्मन है, आपके पड़ोसी का पड़ोसी कौन है, वो आपका दोस्त है। लेमन लैंग्वेज में एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। जैसे आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या है, आप देखेंगे कि 1947 के बाद से कभी ये हमारा अच्छा मित्र रहा नहीं है। ठीक है, ये हमेशा हमारा दुश्मन ही रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा पड़ोसी है। मतलब कौटिल्य के अनुसार अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो योर नेबर इज योर एनिमी। आपका पड़ोसी क्या है, आपका दुश्मन है। और वहीं पर क्या है, आपके पड़ोसी का पड़ोसी कौन है, आपका इसका पड़ोसी कौन है, अफगानिस्तान। आप देखिए भारत और अफगानिस्तान की बात, कितनी अच्छी दोस्ती है। तो आपके पड़ोसी का पड़ोसी क्या हो गया, आपका मित्र हो गया। ठीक है, तो यही उन्होंने जो है लिटरल सेंस में कहा है
ठीक है, जब आप इनके मंडला थ्योरी को देखेंगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में देखेंगे तो वहां कोई चीज और क्लियर समझ आएगी। ठीक है, याद रखना है आपका आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है और आपका पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र है। द वर्ल्ड इज सीन एज अ सर्कल, ठीक है, मंडला ऑफ स्टेट वेयर फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी डायनेमिक बेस्ड ऑन शिफ्टिंग अलायंसेस, बैलेंस ऑफ पावर एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कहते हैं संसार क्या है, सर्कल की तरीके से है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, वहां पर आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक क्या मतलब है कि आप देखिए फिक्स नहीं हो सकती एक चीज पे। फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी चीज है इंटरनेशनल रिलेशन में, जब आप फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे तो हमारी ये क्या है, शिफ्ट होते रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देखिए आप, अगर आप इंडिया यूएस रिलेशन की बात करें तो 2001 से पहले, जब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला नहीं हुआ था, तब तक पाकिस्तान के ऊपर सरपरस्ती थी अमेरिका की। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे 2001 के बाद जब उनको जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, तब तक वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि हाँ भाई स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नाम की भी कुछ चीज होती है। पर जब ओसामा ने हमला किया WTC पे, फिर जो है इनको जो है झटका लगा, फिर उन्होंने पाकिस्तान से जो है धीरे धीरे अपना शिफ्ट करना शुरू किया। फिर जो है, क्योंकि उस समय तक क्या थे, कहीं ना कहीं हम रशिया और जो उससे पहले USSR था 1993 से पहले USSR, हम उस पोल की तरफ थे। हमारा जो है, हम थे नॉन अलाइन मूवमेंट में, हम नाम में थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हमारा जो है झुकाव जो है वो USSR रशियन ट्रेंड की तरफ था। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने भी क्या किया, हमने भी बैलेंस करना शुरू किया। जब हमने देखा कि अमेरिका ने अपनी सरपरस्ती हटा ली है पाकिस्तान से, तो हमने अब रशिया और अमेरिका को जो है हमने जो है कहीं ना कहीं सेम इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है, हमने इक्वेट करना शुरू किया है। तो ये क्या है, देखिए इसी को बोलते हैं डायनामिज्म। हमने फिक्स नहीं रखा कि हमने मान लिया कि हमारा मित्र है तो ये हमारा मित्र है, ये हमारा दुश्मन है तो ये हमारा दुश्मन है। हमने ये, अब देखिए ये आज से 2000 साल पहले ही कौटिल्य ने ये कह दी है कि भाई मंडला थ्योरी में उन्होंने यही चीजें कहा कि वो डायनेमिक है बेस्ड ऑन शिफ्टिंग अलायंसेस, कि आपकी संधि कैसे शिफ्ट हो रही है, आपके इंटरेस्ट कैसे सेल्फ इंटरेस्ट कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर कैसे शिफ्ट हो रहा है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इनकी मंडला थ्योरी कहती है। ठीक है, ये जो है आर्टिकुलेशन है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक का मतलब होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। ठीक है, अभी हमने वही एग्जांपल देखा, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। अभी क्या है, यूएसए को जो है बैलेंस ऑफ पावर, वो जो है उसको दिखता है कि भारत जो है मतलब कितना इंपॉर्टेंट देश हो गया, टॉप 4 अभी जो है 4th पोजीशन पे है इकोनॉमी में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उनका जो है शिफ्ट है, क्योंकि अगर वो इंडिया से अच्छे रिलेशन नहीं बनाएंगे तो जो है वो एशिया में जो स्पेशली जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर में उनको बहुत दिक्कत है, क्योंकि चाइना से ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क पे भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कई बार वो बैक स्टेप कर चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि ये है रियल पॉलिटिक्स। जब आप समझेंगे सिचुएशंस को, ठीक है, और आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, आपको किस व्यक्ति के साथ, किस देश के साथ जाना चाहिए, तो ये चीजें जो है इन्होंने मंडला थ्योरी में वहीं पर जो है इन्होंने मेंशन की है। ये है देखिए इनकी कौटिल्यास की मंडला थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे किंग जो है ना, ये रहे हमारे किंग महोदय, ये जो है विजिगिशु लिखा गया है, किंग को डोनेट करता है, द एस्पायरिंग किंग। ठीक है, जो राजा बनने वाला है, इनको इन्होंने सेंट्रल में रखा है। और जो येलो वाला है ये है अरी मीन्स इनिमी। ठीक है, इनिमी ऑफ द विजिगिशु। और वहीं पर दूसरा जो है वो है परशिंग्रहा, दैट मीन्स एनिमी ऑफ द रियर। ठीक है, तो ये जो येलो वाले हैं बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं, तो ये जो है हमारे क्या हो गए, दुश्मन हो गए। उसके बाद है मित्रा और अकरंदा, ये क्या है, मित्र है, फ्रेंड ऑफ द विजिगिशु, मतलब ये हमारा दोस्त हो गया, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी का पड़ोसी है, इसलिए हमारा जो है मित्र हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा अरिमित्रा, जो हमारे एनिमी का मित्र होगा, फिर होगा मित्र, फिर होगा अरिमित्र। यहीं पर इस तरफ आप देखेंगे तो परशिंग्रह के बाद अकरंदा है, फिर परशिंग्रह हशरा है, फिर अकरंदशरा है। ठीक है, और इसके अलावा जो है 2 और स्टेट होते हैं, एक होता है उदासीन, जिसको हम बोलते हैं उदासीन, हिंदी में उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट, जहां पर जो उनका कोई जो है दोनों तरफ में से किसी में भी कोई रोल नहीं होगा, ना तो वो हमारा मित्र है ना ही हमारा दुश्मन है। और एक होता है मध्यमा, जिसको हम बफर स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूसी नेट में कई बार पूछा गया है कि अरी का क्या मीनिंग था। ठीक है, ARI, अरी का मतलब होता है एनिमी। ठीक है, मित्र का मतलब फ्रेंड, पता ही होगा आपको, हिंदी है। परशिंग्रह का मतलब होता है एनिमी, अकरंदा का मतलब एलाई, मध्यमा का मतलब बफर स्टेट, उदासीन का मतलब न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी को। कौटिल्य जो है स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब उनका है कि जो प्रजातंत्र है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब जैसे आज आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज वगैरह है, मतलब आप जो पुलिस फोर्सेज हैं, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का आप देखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग, इसलिए इनकी जो हमने कहा कि सेंट्रलाइज्ड है, ये इनकी थ्योरी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड है। स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर ब्यूरोक्रेसी हुई तभी वो लॉ एंड ऑर्डर को जो है क्या कर पाएगी, मेंटेन कर पाएगी। अगर ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है, वो डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, तो
ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रांग होना जरूरी है, एफिशिएंट टैक्सेशन होना चाहिए, ठीक है। ये तो इतनी लंबी बुक्स लिखी है ना इन्होंने, टैक्सेशन के बारे में भी बड़ा डिटेल्स इन्होंने मेंशन किया है। ट्रेड रेगुलेशन बेहतर होना चाहिए, एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि का विकास होना चाहिए, ताकि क्या है आप शासन सही से कर सके, ठीक है, आप बेहतर प्रशासक बन सके, प्रशासन जो है वो बेहतर हो सके। तो ये कैसे होगा? टैक्सेशन बेहतर होना। टैक्सेशन बेहतर होने का क्या मतलब है? टैक्सेशन बेहतर होने का मतलब ये है कि आप टैक्स ऐसे लगाइए, जो व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लीजिए, जो व्यक्ति नहीं कमा रहा है, गरीब है, पिछड़ा है, उससे टैक्स मत लीजिए, जो मीडियम है उनसे मीडियम लीजिए, ठीक है। एफिशिएंट टैक्सेशन का ही मतलब है। ऐसा नहीं कि आपने गरीब के ऊपर बहुत बोझ दे दिया है, वो टैक्स दे के ही मर जा रहा है, ठीक है, और अमीर से जो है कुछ ले ही नहीं रहे हैं, नौ के बराबर ले रहे हैं, क्योंकि अमीर व्यक्ति उसके पास बहुत धन दौलत है, बहुत जमीन जगह है, बिजनेस है, वो दे सकता है, पर गरीब से तो आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एफिशिएंट टैक्सेशन का मतलब है। ट्रेड रेगुलेशन, आप ट्रेड को रेगुलेट कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई है। साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज़ बोली थी, वो आज के समय में लागू होता है, करप्शन, भ्रष्टाचार, जो इन्होंने बोला कि सबसे बड़ा खतरा है प्रशासन के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना वो देश को बेच देता है, वो खोखला कर देता है अंदर से, ठीक है। और कौटिल्य बोलते हैं कि अगर भाई कोई व्यक्ति करप्ट पाया गया तो उसको जहाँ पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति देख के उसकी रूह कांप जाए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि ये आज की भी समस्या है, ये उस टाइम की समस्या नहीं है। वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें इतनी 2000 साल पहले क्लियरली मेंशन की थी, लेकिन आज तक हम इन चीज़ों से उबर नहीं पाए हैं। क्योंकि करप्शन आप देखेंगे भारत जैसे देश में करप्शन जो है अपने चरम पर है। मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूँ, आप एक सिंपल छोटे से आप आय बनाने जाते हैं, डोमिसाइल बनाने जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने, आपको उसमें ही पैसे लगेंगे, बिना इसके तो एक आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ठीक है। खैर ये किसी और लेक्चर के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पर और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि एस्पियोनेज, जासूसी वगैरह जो है, ये कहते हैं कि सिर्फ अच्छा ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ वॉर के लिए यूज नहीं करना है हमें, ठीक है। अगर हम युद्ध में हैं तब तो जासूसी करेंगे ही, लेकिन हम इसलिए भी इसको यूज कर सकते हैं जासूस तंत्र को, ताकि हम इंटरनली भी मॉनिटर कर सके, ठीक है। जैसे आज का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है हमारे पास, है ना, रॉ है, आईबी है, एक जो है बाहर देखता है, एक जो देश के अंदर देखता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग है। तो ये इसी तरीके से बोल रहे हैं, सिर्फ वॉर के लिए जरूरी नहीं है जासूस, वो आपके अंदर राज्य में भी होना चाहिए, ताकि आपको ये समझ आ जाएगी जैसे कौन सा व्यक्ति है, कौन सा मिनिस्टर है, कौन सा जो आपका जो है ये किंग है, या फिर मतलब आने वाला कोई आपका प्रिंस है ऐसा जो कि प्लान कर रहा है आपके खिलाफ तख्ता पलट करने की। इसलिए कहते हैं कि इंटरनली भी ऑफिशियल्स को भी मॉनिटर करना चाहिए। ऑफिशियल्स मतलब जो ये हमने करप्शन वगैरह को देखें, अगर जासूस तंत्र होगा तभी तो वो आके बताएगा कि भाई आपके फलाना डिपार्टमेंट में जो है व्यक्ति वो घूस ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये भी कहा कि जासूस तंत्र सिर्फ देश के युद्ध के लिए नहीं बल्कि आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इनके विचारधारा का रेलिवेंस क्या है? अगर आप देखेंगे, हमने कहा अभी कई चीज़ें हमने डिस्कस की, अमेरिका के बारे में डिस्कस किया, हमने भ्रष्टाचार को डिस्कस किया। आप देखिए कौटिल्य का जो आइडिया है ना, वो हमारे स्ट्रेटेजिक थॉट को, हमारे फॉरेन पॉलिसी और हमारे जो है राजनीतिक विज्ञान को जो है क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों को 2000 साल हो गए हैं, पर इनकी जो है विचारधारा आज भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस है। इनकी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, ताकि हम एक बेहतर प्रशासन, गुड गवर्नेंस की तरफ जो है हम मूव कर सकें, ठीक है। इनका जो है आदर्श और यथार्थ में जो इनका जो आपने देखा कि एक ब्लेंड किया है ना, मतलब वो बैलेंस किया है ना, वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आइडियल भी दिखेंगी और ज़्यादातर जो है आपको यथार्थ में दिखेंगी। हिज अटेंशन टू बोथ एथिक्स एंड प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। एथिक्स का क्या मतलब है? जब आप नैतिकता की बात करते हैं, और वहीं पर प्रैग्मेटिज्म मतलब व्यवहारवाद, जब आप एथिक्स और व्यवहारवाद दोनों को ब्लेंड करते हैं। तो अब उनको जो है आपने क्या एक बोला कि एक ऐसे विचारक हो गए वो जिनके कि समय के ऊपर पाबंदी नहीं है। आप सोचिए इनकी विचारधारा आज 2000 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भी आज इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमको इनको स्टडी करना पड़ रहा है। और स्टडी ही नहीं, हम इनको जो है डेली लाइफ में आप देखेंगे कि जब आप पब्लिक पॉलिसीज़ देखेंगे, हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ देखेंगे, तो देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को जो है आज के डेट में भी क्या कर रहे हैं, समावेश कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ में, ठीक है। मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड इवन एंटी करप्शन मेजर रिफ्लेक्ट हिज इनसाइट्स, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पावर को आप देख लें, ठीक है। हमने देखा अभी अमेरिका का एग्जाम्पल देखा, रशिया का एग्जाम्पल देखा, एंटी करप्शन में देखा, ठीक है। अभी देखिए आपने जो है कितने ज़्यादा एंटी करप्शन को लेकर देश में जो है काम चल रहा है, ठीक है। लोकपाल, लोकायुक्त, इस तरह की कई चीज़ें चल रही है। तो ये चीज़ें हैं कि ये शो करती हैं कि इनका रेलिवेंस क्या है, आज भी ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि इट इज़ कंटिन्यू, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के चाणक्य और कौटिल्य। और आप अगर आप समझेंगे इस चीज़ को तो आपको ये समझ आएगा कि चूँकि ऐसे तो वो आचार्य थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने जो है
चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, उनको बनाया, एक बेहतर प्रशासक बनाया, इतना बेहतर प्रशासक बनाया कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का जो है गोल्डन पीरियड की तरह माना जाता है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक आचार्य और स्ट्रेटेजिस्ट ही नहीं थे, वो एक विजनरी थे जिन्होंने देखा था कि कैसे राजनीति को जो है हम साइंस ऑफ पावर के तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और इनका जो अर्थशास्त्र है जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, ये हमें एक रिमाइंडर देता है कि गुड गवर्नेंस जो है उसके लिए क्या चाहिए, हमें बिल्कुल बुद्धिजीवी होना भी जरूरी होगा और यथार्थवादी भी होना होगा, तभी जो हम गुड गवर्नेंस, ठीक है, लोक प्रशासन, बेहतर प्रशासन कर सकते हैं। कब? जब हम बुद्धिजीवी होंगे और हम यथार्थवादी होंगे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड मॉडर्न पॉलिटिक्स वी मस्ट नॉट फॉरगॉट द लेसन्स ऑफ दिस एंशिएंट इंडियन थिंकर्स। तो इनकी विचारधारा से हम डिवॉइड नहीं हो सकते हैं। अगर हम डिवॉइड होते हैं तो हम बेहतर गुड गवर्नेंस की तरफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो हम अच्छे प्रशासक, अच्छे प्रशासन तभी बन सकते हैं जब हम इनकी विचारधारा को समझेंगे, इनके अच्छे ज्ञान को लेंगे और इनका जो है विजडम एंड रियलिज्म को जो है हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के भारतीय विचारक। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो इसी तरह के और लेक्चर्स और हमारे भारतीय राजनीतिक विचारधारा से जुड़ने के लिए, विचारक से जुड़ने के लिए आप जो है लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर आपको कुछ डिस्कस क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।